हेलो एवरीवन, आज हम इस वीडियो में कार्बोक्सिलिक अम्ल की रासायनिक अभिक्रियाओं में नंबर फर्स्ट OH बंध विखंडन वाली अभिक्रियाओं के बारे में पढ़ेंगे। तो हम ले रहे हैं कार्बोक्सिलिक अम्ल की रासायनिक अभिक्रियाओं में नंबर फर्स्ट OH बंध विखंडन वाली अभिक्रियाएं। अर्थात हम इसमें क्या पढ़ने वाले हैं? कार्बोक्सिलिक अम्ल की अम्लता। एसिडिक नेचर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। यहां पर हम उन रिएक्शंस की बात करेंगे जिसमें हाइड्रोक्सी ग्रुप का ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच का बंध टूटेगा, क्योंकि जब ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का बंध टूटेगा तो हाइड्रोजन H+ के रूप में निष्कासित होगा, अर्थात कार्बोक्सिलिक अम्ल अम्लीय गुण प्रदर्शित करेगा। OH बंध विखंडन वाली रिएक्शन में हम कार्बोक्सिलिक अम्ल की रिएक्शन ले लेते हैं धातु व सार से अभिक्रिया। कार्बोक्सिलिक अम्ल धातुओं से अभिक्रिया कर हाइड्रोजन गैस तथा सारों से अभिक्रिया कर लवण व जल देता है। इसके अलावा कार्बोक्सिलिक अम्ल धातु के हाइड्रोजन कार्बोनेट से अभिक्रिया कर लवण, कार्बन डाइऑक्साइड व जल देता है। इन अभिक्रियाओं का उपयोग कार्बोक्सिलिक अम्ल की पहचान करने में भी किया जाता है। तो देखो, यदि हम कार्बोक्सिलिक अम्ल क्या होता है? RCOOH। इसकी रिएक्शन एक तो हम करवा रहे हैं धातु जैसे सोडियम धातु, फिर इसकी रिएक्शन हम करवा रहे हैं सार जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड, फिर इसकी रिएक्शन हम करवा रहे हैं धातु के हाइड्रोजन कार्बोनेट से, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। जब कार्बोक्सिलिक अम्ल की रिएक्शन धातु से करवाएंगे तो धातु इसके H+ को हाइड्रोजन के रूप में बाहर निकाल देगा, तो बचेगा क्या? RCOO, हाइड्रोजन की जगह आ जाएगा Na+, जो हाइड्रोजन है वो किसके रूप में निकल जाएगा? H2 के रूप में निकल जाएगा। तो 2 से गुणा कर लो, इसको भी 2 से गुणा कर लो, इसको भी 2 से गुणा कर लो। फिर यदि हम कार्बोक्सिलिक अम्ल की अभिक्रिया सार से करवाएंगे तो इसका H और इसका OH ये बना लेंगे जल, H2O। पीछे बचेगा RCOO और हाइड्रोजन की जगह आ जाएगा N, लवण और जल। और हाइड्रोजन कार्बोनेट से करवाएंगे तो देखो, इसका OH और इसका H ये बना लेगा H2। जो कार्बोनेट है ये निकल जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में। पीछे बचेगा RCO और Na, तो RCOO Na। ये रिएक्शन अल्कोहल देता है, यानी अल्कोहल धातुओं से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस देता है, लेकिन अल्कोहल ये रिएक्शन नहीं देता। लेकिन फिनोल धातु और सार दोनों से अभिक्रिया करके लवण और जल और हाइड्रोजन गैस देता है, जबकि ना तो अल्कोहल ना फिनोल धातु के हाइड्रोजन कार्बोनेट से रिएक्शन करता है। केवल कार्बोक्सिलिक अम्ल ही धातु के हाइड्रोजन कार्बोनेट से अभिक्रिया करके लवण, कार्बन डाइऑक्साइड और जल देता है। तो ये मेरे बताने का पर्पज क्या है? देखो, ये रिएक्शन केवल अल्कोहल देता है, ये दोनों रिएक्शन फिनोल देता है, लेकिन ये तीनों रिएक्शन केवल कार्बोक्सिलिक अम्ल देता है। इसका मतलब ये हुआ कि कार्बोक्सिलिक अम्ल फिनोल
और एल्कोहल दोनों से ही अधिक अम्लीय होता है। अब देखो, हम क्योंकि यहां पर बात कर रहे हैं कार्बोक्सिलिक अम्ल की अम्लता की, ये तीनों रिएक्शन ये रिप्रेजेंट करती है कि कार्बोक्सिलिक अम्ल अम्लीय गुण प्रदर्शित करता है। अब अम्ल कौन होता है? जो H+ आयन देता है। सिंपल सा, देखो हम बात कर रहे हैं कार्बोक्सिलिक अम्ल की, RCOOH। जब कार्बोक्सिलिक अम्ल H+ का निष्कासन करेगा तो एक आयन बनेगा RCOO- और क्या निकाल देगा? H+। ये कार्बोक्सिलिक अम्ल है और इससे जो आयन बना है इसका नाम है कार्बोक्सिलेट आयन। जब भी कार्बोक्सिलिक अम्ल अम्लीय गुण प्रदर्शित करेगा तो एक बनाएगा कार्बोक्सिलेट आयन, दूसरा बनाएगा H+। अब ये अम्लीय है तो इसके लिए हम क्या करेंगे? कार्बोक्सिलिक अम्ल की रिएक्शन कराएंगे वाटर के साथ, क्योंकि वाटर जो है ये अम्ल के साथ क्षार और क्षार के साथ अम्ल की तरह बिहेव करता है। तो कार्बोक्सिलिक अम्ल जब अम्ल की तरह बिहेव करेगा तो वाटर किसकी तरह बिहेव करेगा? क्षार की तरह। रिएक्शन रिवर्सिबल है। अब क्योंकि ये अम्लीय है तो H+ देगा, बना लेगा RCOO- प्लस। ये जो H+ है ये जल से अभिक्रिया करके बनाएगा H3O+, जिसका नाम है हाइड्रोनियम आयन। यदि इसके ऊपर हम द्रव्य अनुपाती क्रिया का नियम लगाएं तो जो साम्य अवस्था स्थिरांक है K इक्विलिब्रियम, ये किसके बराबर होगा? साम्य अवस्था स्थिरांक उत्पादों की सक्रिय सांद्रता और अभिकारकों की सक्रिय सांद्रता के अनुपात के बराबर होगा। तो K इक्विलिब्रियम यानी साम्य अवस्था स्थिरांक ये बराबर होगा उत्पाद कार्बोक्सिलेट आयन की सांद्रता और हाइड्रोनियम आयन की सांद्रता अपॉन अभिकारक में है RCOOH कार्बोक्सिलिक एसिड और साथ में कौन है? H2O। यदि मैं H2O को इस तरफ लेके आऊंगा तो क्या होगा? देखो, K इक्विलिब्रियम गुणा H2O ये बराबर हो जाएगा, सांद्रता है, ध्यान देंगे आप, कार्बोक्सिलेट आयन की, हाइड्रोनियम आयन की और अपॉन में क्या है? केवल सांद्रता कार्बोक्सिलिक अम्ल की। जब K इक्विलिब्रियम को जल की सांद्रता से गुणा करेंगे तो एक नया स्थिरांक आएगा जिसका नाम है Ka, डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ ए एसिड, अम्ल का वियोजन स्थिरांक। ये बराबर हो जाएगा RCOO- गुणा H3O+ अपॉन किसकी सांद्रता? RCOOH की सांद्रता। इसको ध्यान से देखें, ज्यादा कोई ऐसे नहीं है। हमने कार्बोक्सिलिक अम्ल की रिएक्शन करवाई वाटर के साथ तो एक बना कार्बोक्सिलेट आयन, एक बना हाइड्रोनियम आयन। यदि इस साम्य पर हम द्रव्य अनुपाती क्रिया का नियम लगाएं तो साम्य अवस्था स्थिरांक उत्पाद और अभिकारक की सांद्रता के अनुपात के बराबर होता है। अब वाटर की सांद्रता को इस तरफ लेकर आएंगे तो वाटर की सांद्रता को जब साम्य अवस्था स्थिरांक से गुणा करेंगे तो एक और स्थिरांक आएगा जिसका नाम क्या है? Ka। और Ka बराबर है कार्बोक्सिलिक अम्ल की सांद्रता, सॉरी कार्बोक्सिलेट आयन की सांद्रता, हाइड्रोनियम आयन की सांद्रता बटा कार्बोक्सिलिक अम्ल की सांद्रता। अब देखो, ध्यान से देखें तो जो Ka है ये हाइड्रोनियम आयन की सांद्रता के समानुपाती है। इसका मतलब ये हुआ कि Ka जितना अधिक होगा H+ उतने ही दिए जाएंगे और जितना H+ कोई अम्ल देगा उसकी अम्लता उतनी ही अधिक होगी। तो यहां पर अगर कंफ्यूजन है तो मैं मेंशन कर देता हूं कि जो K इक्विलिब्रियम है ये है साम्य अवस्था स्थिरांक। और जो Ka है ये है अम्ल का वियोजन स्थिरांक। यदि हम Ka का ऋणात्मक लघुगुणक लें यानी माइनस लॉग ऑफ Ka करें तो ये एक और फैक्टर आ जाएगा जिसका नाम है
pKa। Ka का ऋणात्मक लघुगुणक कहलाता है pKa। अब देखो Ka और pK एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती है क्योंकि नेगेटिव लोग हैं, और Ka जितना अधिक होगा अम्ल का H प्लस देने की प्रवृत्ति उतनी अधिक होगी। तो इन शॉर्ट हम कह सकते हैं कि जिस अम्ल का Ka अधिक है वो अधिक अम्लीय होगा, और जिसका Ka कम है वो कम अम्लीय होगा। तो Ka जितना अधिक होगा अब देखो Ka अगर अधिक है तो pKa उसका विपरीत है, pKa जितना कम होगा अम्ल की अम्लता उतनी ही अधिक होगी। इसका सीधा सा मतलब यह है, मान लो हम दो अम्ल हैं, कार्बोक्सिलिक अम्ल की बात कर रहे हैं, मान लो दो कार्बोक्सिलिक अम्ल हैं, यदि हम उनकी अम्लता की तुलना करें तो जिसके Ka का मान अधिक है वो अधिक अम्लीय होगा, जिसके Ka का मान कम है वो कम अम्लीय होगा। सेकंड, यदि मान लो हम दो अम्लों की अम्लता की तुलना कर रहे हैं, जिस अम्ल का pKa कम होगा वो अधिक अम्लीय होगा, और जिसका pKa अधिक होगा वो कम अम्लीय होगा। ये आपको ध्यान रखना है। तो कार्बोक्सिलिक अम्ल अम्लीय गुण के कारण जल से अभिक्रिया करके कार्बोक्सिलेट आयन और हाइड्रोनियम आयन देता है। अब जो कार्बोक्सिलेट आयन है जो H प्लस के निष्कासन से बना है, ये अनुनाद द्वारा स्थायी हो जाता है। तो अगर हम अम्लता के कारण की बात करें कि ये अम्लीय गुण क्यों प्रदर्शित करता है, रीजन तो होना ही चाहिए। तो रीजन यही होगा कि जब कार्बोक्सिलिक अम्ल H प्लस का निष्कासन करके कार्बोक्सिलेट आयन बनाता है तो आयन अनुनाद द्वारा स्थायी हो जाएगा। हमेशा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में वो रिएक्शन इजीली होगी जब बनने वाला प्रोडक्ट अधिक स्टेबल है। अगर कार्बोक्सिलेट आयन स्थायी नहीं होगा तो ये H प्लस क्यों देगा? तो देखो कारण है कार्बोक्सिलिक अम्ल से H प्लस के निष्कासन से जब ये H प्लस निकालेगा तो क्या होगा, बना आयन का नाम है कार्बोक्सिलेट। अनुनाद द्वारा स्थायी हो जाता। इसीलिए ये अम्लीय गुण प्रदर्शित करता है। अब देखो कार्बोक्सिलेट आयन में अनुनाद कैसे होगा, तो कार्बोक्सिलेट आयन है R C डबल बॉन्ड O, इस O पर माइनस है और इसके पास इलेक्ट्रॉन कितने हैं 6, क्योंकि 5 तो खुद के एक या हाइड्रोजन का हड़प चुका है। इसके पास कितने हैं 2 लोन पेयर है, क्योंकि 2 का साझा यहां करता है। ऑक्सीजन के बाह्यतम कोश में 6 होते हैं, 2 का साझा कार्बन के साथ, बाकी बचे हुए 4। अब अनुनाद क्या होगा, ये ऑक्सीजन डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो ये लोन पेयर यहां दे देगा, R C डबल टूट के हो गया सिंगल, 4 इलेक्ट्रॉन के हो गए 6, खींचा है नेगेटिव, यहाँ डबल 6 के हो गए 2, प्लस आना चाहिए लेकिन ऑलरेडी इस पर क्या है माइनस। तो यहां हम देख रहे हैं कि कार्बोक्सिलेट आयन अनुनाद द्वारा स्थायी हो रहा है। जब हाइड्रोजन निकल के जाएगा तो जो पीछे ऑक्सीजन है ये कहेंगे तू भले ही जा, हम अपना एडजस्टमेंट कर लेंगे, तेरी कोई जरूरत नहीं है। इस ऑक्सीजन पर अगर नेगेटिव ज्यादा है तो ये कहेगा थोड़ा सा नेगेटिव मैं ले लेता हूं, तू थोड़ा सा रिलैक्स हो जा। और इसके पास
नेगेटिव ज्यादा है तो ये कहेगा मैं ले लेता हूं थोड़ी देर, तू रिलैक्स हो जा। यानी हाइड्रोजन के निकलने का इनके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। तो कार्बोक्सिलिक अम्ल जब H+ का निष्कासन करता है तो बनने वाला कार्बोक्सिलेट आयन अनुनाद द्वारा स्थायी हो जाएगा, इसीलिए H+ का निष्कासन करेगा और अम्लीय गुण प्रदर्शित करेगा। थोड़ा बोर्ड इरेज करते हैं। हम बात कर रहे थे अम्लता की, और अम्लता में हमने कहा कि जब कार्बोक्सिलिक अम्ल H+ का निष्कासन करेगा तो बनेगा कार्बोक्सिलेट आयन RCOO- और साथ में देगा H+। अब हम बात कर रहे हैं फिनोल की तुलना में कार्बोक्सिलिक अम्ल अधिक अम्लीय होता है, इसकी रीजन की बात कर रहे हैं। तो देखो मैं यहां नोट डाल देता हूं, फिनोल की तुलना में कार्बोक्सिलिक अम्ल अधिक अम्लीय होता है। अब इसका कारण इनकी अनुनादी संरचना पर ही है, तो हम दोनों की अनुनादी संरचना बना लें। कार्बोक्सिलिक अम्ल में H+ के निष्कासन से बनेगा कार्बोक्सिलेट आयन, जिसकी अनुनादी संरचना भी हमने बनाई है। ये नेगेटिव आएगा, यहां ऑक्सीजन ले जाएगा बंध के इलेक्ट्रॉन, RC डबल टूट के सिंगल, 4 के इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे 6, नेगेटिव आएगा, ये डबल हो जाएगा और इसके 6 के हो जाएंगे 4। ये कार्बोक्सिलेट आयन में अनुनाद है। अब बात करते हैं फिनोक्साइड आयन की, जो फिनोल से बनेगा। फिनोल कुछ ऐसा होता है, और जब इससे हाइड्रोजन निकल जाएगा तो हाइड्रोजन बंध के इलेक्ट्रॉन दे के जाएगा, तो इसके पास इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे 6 और चार्ज रहेगा इसके पास नेगेटिव। ये कौन सा आयन है? फिनोक्साइड आयन। लिख देता हूं अगर दिक्कत है तो। फिनोल में H+ के निष्कासन से बनेगा फिनोक्साइड आयन। अब देख इसमें अनुनाद कैसे होगा, ये लोन पेयर जाएगा बेंजीन वाले के साथ अनुनाद में, तो डबल बॉन्ड खींच लेगा अगला कार्बन। अनुनादी संरचना को 2 तीर के निशान से रिप्रेजेंट करते हैं। ये अनुनादी संरचना हमने एल्कोहल फिनोल में जब फिनोल के बारे में पढ़ा था तो हमने वहां पढ़ी थी। डबल बॉन्ड क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन दिए हैं, ऑक्सीजन, इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे 6 के 4। ये डबल बॉन्ड इसने खींचा है तो इस पर आएगा नेगेटिव, डबल ऑलरेडी है, डबल ऑलरेडी है, नेगेटिव आएगा यहाँ पर, डबल बॉन्ड जाएगा अगले। तो अगली अनुनादी संरचना क्या होगी? रिंग ऑफ बेंजीन, डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन, इलेक्ट्रॉन 4, ये नेगेटिव यहाँ आया, डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड ऑलरेडी है, इसने खींचा इस पर नेगेटिव। अब नेगेटिव यहाँ जाएगा तो ये बंद के इलेक्ट्रॉन खींच लेगा। अगली स्ट्रक्चर क्या होगी? डबल बॉन्ड ऑलरेडी है, ऑक्सीजन, 4 इलेक्ट्रॉन, डबल, नेगेटिव यहाँ आया, डबल, और इसने खींचा इस पर नेगेटिव। एंड में क्या होगा? वापस नेगेटिव, और ये अपने पास वापस खींच लेगा। ये वापस डबल टूट के हो गया सिंगल, 4 के 6 इलेक्ट्रॉन, नेगेटिव वापस आ गया, डबल डबल, नेगेटिव आया तो यहाँ। अब देखो नंबर 1 रीजन क्या है? यहां पर अगर हम कार्बोक्सिलिक अम्ल की बात करें तो यहां पर नेगेटिव चार्ज यहां पर भी ऑक्सीजन पर है और यहां पर भी क्या है? ऑक्सीजन पर। लेकिन अगर फिनोक्साइड आयन की अनुनादी संरचना की बात करें तो इसमें यहां ऑक्सीजन पर नेगेटिव है, बाकी सभी जो नेगेटिव है वो कहां पर है? कार्बन पर। तो जो कार्बोक्सिलेट आयन है उसकी अनुनादी संरचनाएं समान है, जबकि फिनोक्साइड आयन की अनुनादी संरचनाएं असमान है। या इसको हम साथ में सबमिट कर लेते हैं, क्योंकि
कार्बोक्सिलेट आयन की अनुनादी संरचना में ऋणावेश अधिक विद्युत ऋणी ऑक्सीजन पर है, जबकि फिनोक्साइड आयन की अनुनादी संरचना में केवल एक ऑक्सीजन जो अधिक विद्युत ऋणी है उस पर नेगेटिव है। बाकी सभी अनुनादी संरचना में, इसकी बात करो चाहे इसकी करो चाहे इसकी करो, इसमें नेगेटिव चार्ज कार्बन पर है, और कार्बन क्या होता है, कम विद्युत ऋणी होता है। अनुनादी संरचना में वही अनुनादी संरचना अधिक स्थायी होती है जिसमें अधिक विद्युत ऋणी परमाणु पर ऋणावेश और कम विद्युत ऋणी परमाणु पर धनावेश। अगर अल्प विद्युत ऋणी है उस पर नेगेटिव है तो अनस्टेबल है। इसी प्रकार यदि विद्युत धनी है उस पर पॉजिटिव है, स्टेबल, यदि उस पर नेगेटिव है तो अनस्टेबल। तो कार्बोक्सिलेट आयन की अनुनादी संरचना में ऋणावेश अधिक विद्युत ऋणी ऑक्सीजन पर है, जबकि फिनोक्साइड आयन की अनुनादी संरचना में ऋणावेश कम विद्युत ऋणी, क्योंकि कार्बन की नेचर होती है सहसंयोजी बॉन्ड बनाने की, कम विद्युत ऋणी कार्बन पर है। अर्थात कार्बोक्सिलेट आयन की अनुनादी संरचनाएं समान हैं, जबकि फिनोक्साइड आयन की अनुनादी संरचनाएं असमान है। असमान क्यों है? क्योंकि एक में नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन पर है, बाकी सभी में नेगेटिव चार्ज कम विद्युत ऋणी कार्बन पर है। इसी कारण जो कार्बोक्सिलिक अम्ल है यह फिनोल से अधिक अम्लीय होता है। अब हम ले रहे हैं अम्लता पर प्रतिस्थापियों का प्रभाव। अम्लता पर प्रतिस्थापियों का प्रभाव का सीधा मतलब यह है कि इसमें हम ये पढ़ेंगे कि यदि कार्बोक्सिलिक अम्ल से कोई प्रतिस्थापी जुड़ा है तो वो अम्लता को बढ़ाएगा या घटाएगा। तो इसके आधार पर हम दो प्रकार के प्रतिस्थापी पढ़ते हैं। पहला है इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह, या इनको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन ग्राही समूह। इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह यदि कार्बोक्सिलिक अम्ल से जुड़े हो तो कार्बोक्सिलिक अम्ल की अम्लता बढ़ जाती है। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह का इलेक्ट्रॉन आकर्षी प्रभाव होता है। परिणाम स्वरूप कार्बोक्सिलेट आयन का ऋणावेश इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह पर शिफ्ट हो जाता है। देखो ये अपना कार्बोक्सिलिक अम्ल से बना कार्बोक्सिलेट आयन है। यदि इसे कोई इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह जुड़ा हो, जैसे मान लो मैं बात कर रहा हूं साइनाइड की, तो साइनाइड क्या करेगा, इसका इलेक्ट्रॉन आकर्षी प्रभाव है, परिणाम स्वरूप ये इससे इलेक्ट्रॉन आकर्षित करेगा। अब इलेक्ट्रॉन आकर्षित करेगा तो अनुनाद और प्रेरणिक प्रभाव के कारण क्या होगा, ये नेगेटिव इस इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह पर शिफ्ट हो जाएगा, और ऋणावेश जितना अधिक स्थायी होगा अम्लता उतनी ही अधिक बढ़ेगी। सीधा सा मतलब यह है कि यदि ये नेगेटिव चार्ज जुड़े हुए प्रतिस्थापी पर शिफ्ट हो जाएगा तो
कार्बोक्सिलेट आयन के ऑक्सीजन पर ऋणावेश कम होगा, और ऋणावेश जितना कम होगा स्थायित्व उतना ही अधिक होगा। तो इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह ऋणावेश को विस्थानीकृत करते हैं, जिसके कारण अम्लता बढ़ती है। इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह में जैसे साइनाइड, नाइट्राइट नाइट्रेट, CF3, ये कुछ इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह है। यदि ये कार्बोक्सिलिक अम्ल से जुड़े हैं तो अम्लता बढ़ेगी। अब दूसरा जो प्रभाव है वो है इलेक्ट्रॉन दाता, जिसको हम विकर्षी भी बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन को दूर भेजते हैं समूह। ये समूह इलेक्ट्रॉन देने की प्रवृत्ति रखते हैं। परिणाम स्वरूप यदि ये कार्बोक्सिलिक अम्ल से जुड़े हैं और कार्बोक्सिलिक अम्ल को ये कहेंगे इलेक्ट्रॉन लो, तो कार्बोक्सिलेट आयन का जो स्थायित्व है वो घटेगा, परिणाम स्वरूप अम्लता घटेगी। तो इन समूह में जैसे एल्किल समूह, जैसे एल्कोक्सी समूह, यह समूह कार्बोक्सिलेट आयन के स्थायित्व में कमी करते हैं, या यूं करते हैं घटाते हैं, अतः अम्लता भी घटती है। इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं, देखो थोड़ा सा आप इसको अगर ध्यानपूर्वक समझेंगे तो आपके समझ में आ जाएगा। ये मान लो कोई ग्रुप जुड़ा हुआ है, ये हाइड्रोजन का निष्कासन आसानी से कब होगा? जब ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बंध के इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन की ओर विस्थापित होंगे। ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बंध के इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन की ओर कब विस्थापित होंगे? जब जुड़ा हुआ ग्रुप जो है ये इलेक्ट्रॉन आकर्षी हो। यदि जुड़ा हुआ ग्रुप इलेक्ट्रॉन आकर्षी है तो कार्बोक्सिलिक अम्ल से इलेक्ट्रॉन खींचेगा, तो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन बंध के इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन की ओर विस्थापित होंगे, और ऑक्सीजन की ओर जितने विस्थापित होंगे ऑक्सीजन हाइड्रोजन बंध की ध्रुवता बढ़ेगी और बंध आसानी से टूट जाएगा। सेकंड, यदि जुड़ा हुआ जो ग्रुप है ये इलेक्ट्रॉन दाता ग्रुप है, तो ये इलेक्ट्रॉन देगा, परिणाम स्वरूप इलेक्ट्रॉन दाता प्रवृत्ति के कारण हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में ऑक्सीजन पर इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ जाता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन आकर्षित समूह कार्बोक्सिलिक अम्ल को इलेक्ट्रॉन देगा, और कार्बोक्सिलिक अम्ल को जब इलेक्ट्रॉन देगा तो ऑक्सीजन पर इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ जाएगा, परिणाम स्वरूप ऑक्सीजन और हाइड्रोजन बंध के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर कम आकर्षित करेगा, ध्रुवणता घटेगी, H+ का निष्कासन आसानी से नहीं होगा, अम्लता घटेगी। तो दोनों तरीके से समझ सकते हैं। यदि इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह जुड़े हैं तो ऋणावेश का विस्थानीकरण इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह पर हो जाएगा, अम्लता बढ़ेगी। इलेक्ट्रॉन दाता समूह जुड़े हैं तो कार्बोक्सिलेट आयन की जो स्थायित्व है कार्बोक्सिलेट आयन का स्थायित्व घटेगा तो अम्लता भी घटेगी। अब यदि कार्बोक्सिलिक अम्ल से वाइनिल या फेनिल समूह जुड़े हो तो भी अम्लता बढ़ती है। देखो जैसे अगर हम वाइनिल ग्रुप की बात करें तो CH2CH और C डबल बॉन्ड O, इससे जुड़ा हुआ OH। अब इसमें
जो ये कार्बन है, जो कार्बोनिल कार्बन से जुड़ा है, इसका संकरण क्या है, sp2। परिणाम स्वरूप ये अपने लोन पर इलेक्ट्रॉन यहां देगा, तो ये लो। अब क्या होगा, अगली अनुनादी संरचना में CH2 CH C, ये डबल से हो गया सिंगल, 6 इलेक्ट्रॉन नेगेटिव, ये OH, और अब ये डबल बॉन्ड आ गया यहाँ पर, इस पर क्या आएगा, प्लस। वापस अनुनादी संरचना वही हो जाएगी, डबल बॉन्ड यहाँ पर, तो ये दे देगा इसको। तो ये वाइनिल ग्रुप जो जुड़ा हुआ है, ये कार्बोक्सिलिक अम्ल के साथ अनुनाद करता है, परिणाम स्वरूप कार्बोक्सिलेट आयन बनने में सहायता करता है, अर्थात कार्बोक्सिलेट आयन का निर्माण आसानी से होगा, परिणाम स्वरूप अम्लता बढ़ेगी। थोड़ा सा बोर्ड इरेज कर लेते हैं और हम जो एरोमेटिक हैं उनकी बात कर लेते हैं। यदि हम एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक अम्ल की बात करें तो मैं यहां पर 3 एग्जाम्पल लेता हूं, उससे हम अम्लता को आसानी से समझ सकते हैं। ये कार्बोक्सिलिक अम्ल है और इससे मैंने एक ग्रुप जोड़ दिया NO2, जिसका प्रभाव है इलेक्ट्रॉन आकर्षण। दूसरा हमने ऐसा एग्जाम्पल लिया है जिसमें बेंजीन रिंग से केवल कार्बोक्सिलिक एसिड जुड़ा है। और तीसरा हमने एग्जाम्पल लिया है जिसमें बेंजीन वाले से जो ग्रुप जुड़ा है वो मेथॉक्सिक समूह जुड़ा है, जो इलेक्ट्रॉन दाता होता है। यदि बेंजीन वाले से इलेक्ट्रॉन ग्राही समूह जुड़ा है तो अम्लता बढ़ेगी, और यदि इलेक्ट्रॉन दाता समूह जुड़ा है तो अम्लता घटेगी। ये सेम एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड जैसा ही सिस्टम है। जैसे NO2 है, ये इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ आकर्षित करेगा, परिणाम स्वरूप स्थायित्व बढ़ेगा, और ये जब इलेक्ट्रॉन देगा तो स्थायित्व घटेगा। तो यदि हम इसको नंबर 1 दें, इसको नंबर 2 दें और इसको दें नंबर 3, और कहें कौन ज्यादा अम्लीय, तो हम कहेंगे नंबर 1, उसके बाद नंबर 2, और सबसे कम अम्लीय कौन, 3। इसमें तो कोई रीजन ही नहीं है, क्योंकि ये तो सीधा सा है, कोई प्रतिस्थापी नहीं जुड़ा हुआ है। तो यदि एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक अम्ल है और उसमें इलेक्ट्रॉन आकर्षित समूह जुड़ा है तो अम्लता घटेगी। इलेक्ट्रॉन दाता समूह, इलेक्ट्रॉन आकर्षित हैं, यदि इलेक्ट्रॉन आकर्षित समूह जुड़ा है जैसे NO2 तो अम्लता बढ़ेगी, और यदि इलेक्ट्रॉन दाता समूह जुड़ा है तो अम्लता घटेगी। तो यहां पर हमने इस वीडियो में कार्बोक्सिलिक अम्ल की OH बंध विखंडन वाली रिएक्शन ली थी, अर्थात कार्बोक्सिलिक अम्ल की अम्लता की बात की थी। कार्बोक्सिलिक अम्ल धातुओं से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस, सार से अभिक्रिया करके लवण और जल, और धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट से अभिक्रिया करके लवण, जल और कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। कार्बोक्सिलेट अम्ल में H+ के निष्कासन से बना कार्बोक्सिलेट आयन अनुनाद द्वारा स्थायी हो जाता है, इसीलिए ये अम्लीय गुण प्रदर्शित करता है। कार्बोक्सिलिक अम्ल फिनोल से अधिक अम्लीय होता है, क्योंकि कार्बोक्सिलेट आयन की अनुनादी संरचना सममित होती है, समान होती है, क्योंकि उसमें ऋणावेश अधिक विद्युत ऋणी ऑक्सीजन पर होता है, जबकि फिनोक्साइड आयन की अनुनादी संरचनाएं असमान होती है, उसमें ऋणावेश कम विद्युत ऋणी कार्बन पर होता है, इसीलिए फिनोल से कार्बोक्सिलिक अम्ल अधिक अम्लीय होता है। यदि कार्बोक्सिलिक अम्ल से इलेक्ट्रॉन आकर्षित समूह जुड़े हों तो ऋणावेश का विस्तारीकरण बढ़ेगा, परिणाम स्वरूप स्थायित्व बढ़ेगा, अम्लता बढ़ेगी। यदि इलेक्ट्रॉन दाता समूह जुड़े हैं तो कार्बोक्सिलेट आयन का स्थायित्व घटेगा, अम्लता घटेगी। अब ये ध्यान में रखने वाली बात है कि ये ऋणावेश का विस्तारीकरण कैसे करेंगे, अनुनाद करेंगे, अनुनाद के कारण ऋणावेश उनके ऊपर जाएगा। और यदि वाइनिल और फेनिल जैसे समूह कार्बोक्सिलिक अम्ल से सीधे जुड़े हों तो अम्लता बढ़ती है। अब यदि हम ये कंपैरिजन करें कि H फॉर्मिक एसिड जुड़ा हुआ है, एसिटिक एसिड जुड़ा हुआ है, और प्रोपियोनिक अम्ल जुड़ा हुआ है, इनमें कौन अधिक अम्लीय होगा? तो ये इलेक्ट्रॉन दाता समूह है, इसमें एथिल इलेक्ट्रॉन दाता समूह है, इसमें मेथिल है, इसमें कोई नहीं है। एथिल समूह मेथिल से अधिक इलेक्ट्रॉन दाता प्रवृत्ति रखता है, तो सबसे अधिक अम्लीय कौन होगा? फॉर्मिक एसिड। और अगर इसको हम ऐसे करें कि CF3 COOH
CF2 COOH, H कर लेते हैं CH, CH2F COOH। इनमें कौन अधिक अम्लीय होगा? तो यहाँ देखो 3 इलेक्ट्रॉन आकर्षित समूह जुड़े हैं, यहाँ 1 है, तो 3 वाला अधिक अम्लीय होगा। ये इनकी अम्लता का क्रम है, इतना आप ध्यान रखेंगे। हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।